नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि ये सीटेट साइंस की 6 to 8 के लिए क्लास रखी गई है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस से आए हुए क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। इसमें देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो एक कमरे में लकड़ी जलाने से निकलने वाली गर्मी कोने कोने तक फैल जाती है। उस प्रक्रियाओं की पहचान करें जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो पहले बात संवहन और विकिरण, उसके बाद केवल प्रवाहकत्व या प्रवाहकत्व और संवहन या केवल संवहन। इसमें एक दिमाग लगाने वाली चीज़ है। संवहन प्रक्रिया एक कोने में जैसे आग जलाते हैं तो विकिरण के माध्यम से या संवहन के माध्यम से पूरे कमरे में ऊष्मा, और जैसे धुंध होती है, धुआं होता है, उसके माध्यम से पूरे कोने में ऊष्मा फैल जाती है। तो इसका आंसर हम करेंगे ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर की दहाड़, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर की दहाड़। शेर की दहाड़ और पक्षी की आवाज़ कमज़ोर होती है। शेर की दहाड़ और पक्षी की आवाज़ कमज़ोर होती है, इसके पीछे उचित कारण क्या है? जब शेर की आवाज़ होती है उसमें इतना कंपन होता है कि वह ज़्यादा तीव्र होती है, और जो पक्षी की आवाज़ होती है उसमें कंपन न होने की वजह से वह धीमी होती है। तो आंसर इसका देखते हैं ऑप्शन, शेर की आवाज़ दहाड़ के कारण कंपन की आवृत्ति पक्षियों की आवाज़ की तुलना में अधिक होती है। तो होती है शेर की दहाड़ और पक्षियों की आवाज़ के कंपन की आवृत्ति समान होती है। अगर समान रहेगी फिर तो वॉइस भी वैसे भी समान आएगी, ऐसा तो नहीं है। फिर शेर की दहाड़ और कंपन का आयाम पक्षियों की आयाम की तुलना में अधिक होता है। तो इसमें देखेंगे 62 या शेर की दहाड़ कंपन पक्षियों की आवाज़, ठीक है, कहाँ पे थे? तो शेर की दहाड़ के कारण कंपन के आयाम पक्षियों की आवाज़ की तुलना में अधिक होता है। तो इसमें शेर की दहाड़ का कंपन पक्षियों की आवाज़ की तुलना में कम होता है, ये तो नहीं है। तो इसमें हम शेर की दहाड़ के कंपन का आयाम पक्षियों की आवाज़ की तुलना में अधिक होता है। जब आयाम या कंपन का आयाम अधिक होगा तभी तो उसकी रोर है ना वो तेज आएगी, यानी दहाड़ तेज से सुनाई देगी, दूर तक जाएगी। तो इसका हम आंसर सी वाला रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी केंद्र, क्वेश्चन दे रहा है किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या के एक साथ वृत्त खींचा जाता है। यूक्लिड के अनुसार यह कथन किसने कहा है या किसने दिया है? तो स्वयं सिद्ध, अभिग्रहित या प्रमेय या परिकल्पना के अंदर आता है। तो इसमें इसका आंसर बी होगा, अभ्रगीहित के अंदर ये एक वृत्त खींचा जा सकता है, और यूक्लिड के अनुसार यह कथन अभ्रगीत के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन रिटाइप हो गया है। अब देखते हैं 63। चक्रवात के संदर्भ में क्वेश्चन है, चक्रवात के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तूफान का केंद्र एक शांत क्षेत्र है। जो तूफान होता है उसका जो केंद्र होता है वो शांत क्षेत्र होता है क्या? चारों ओर तीव्र गति से होने वाले परिक्रमण से बहुत तेज ही उत्तम दबाव प्रणाली का निर्माण होता है। तो इसमें चक्रवातों के भीतर बवंडर बन सकते हैं, या हवा की दिशा चक्रवात में योगदान करती है। तो एवी या ACD या AVD या PCD, क्या सही होगा इसमें? तूफान के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है, वो तो होता ही है, इधर उधर तूफान रहेगा, बीच में शांत क्षेत्र रहेगा।
फिर चारों ओर तीव्र गति होने वाले प्रक्रमण से बहुत ही उच्चतम दबाव प्रणाली का निर्माण होता है, ये नहीं हुआ। चक्रवातों के भीतर बवंडर बन सकते हैं, नॉर्मली आता है वो तो बन ही सकते हैं। फिर हवा की दिशा चक्रवात में योगदान करती है, तो हमारा आंसर रहेगा ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटी 64 है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। क्या है? किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, इसकी गति की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यह विश्राम पर है, या यह एक समान गति से चलता है, या फिर यह एक समान त्वरण से गतिमान है। एक किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, इसकी गति की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष है? तो यह एक समान गति से चलता है, तो बी वाला हमारा ऑप्शन ए में है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन सब ये आए हुए हैं। ये एक प्रक्रम दिया हुआ है जो भेड़ से ऊन के बालों के प्रसंस्करण के चरणों के सही क्रम की पहचान करें। तो सबसे पहले रगड़ना होता है, या फिर धुनाई, या बाल कटाई, या छटाई, या बुनाई और रंगना। तो इसमें से हम किस प्रकार से सबसे पहले होता है? सबसे पहले बाल कटाई। सबसे पहले बाल कटाई, इसका प्रक्रम है। सबसे पहले बाल कटाई, उसके बाद है रगड़ना, फिर उसके बाद छटाई होगी, फिर धुनाई, और उसके बाद बुनाई और रंगना। तो हमारा ए और बी सी, तो सी और ए और डी, यानी ये सी। आंसर हमारा डी वाला सही होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक रोगाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाया जा सकता है? यानी रोगाणुनाशक एंटीसेप्टिक के रूप में इसमें से आयोडीन, ब्रोमीन, या सल्फर, या क्लोरीन किसे प्रयोग कर सकते हैं? ब्रोमीन तो कर नहीं सकते, सल्फर भी नहीं कर सकते, और क्लोरीन भी नहीं। इसमें एकमात्र आयोडीन है जिसे हम एंटीसेप्टिक के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कीटनाशक और छोटे छोटे जैसे जीवाणु होते हैं तो उन्हें खत्म करने के लिए आयोडीन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है। रोगाणुरोधक जीवित ऊतकों जैसे घाव, कटाव, या अल्सर रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लागू होते हैं। तो आयोडीन क्लोराइड, अल्कोहल एसीटेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, और सोडियम हाइपोक्लोराइड आज सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले घाव के उपचारों में से हैं। तो हमारा ये आयोडीन है उसमें, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो चुका है पहले, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। मैग्नीशियम हवा में जलकर ए बनाता है।
ए को पानी में घोलकर बी बनाया जाता है। तो ए ब्लैंक है और बी प्रकृति में ब्लैंक है। तो यहाँ पर भरने वाली दो जगह बताइए क्या हो सकते हैं। विकल्प देखिए, यहाँ पे ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी अम्लीय, इसे छोड़ देते हैं अभी, नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। ए मैग्नीशियम ऑक्साइड और बी अम्लीय। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका तो कॉम्बिनेशन नहीं, ए मैग्नीशियम ऑक्साइड और बी क्षारक, इसका भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी क्षारक, ये भी नहीं है। हमारा आंसर बचा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस और बी रहेगा अम्लीय। तो हमारा आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संचार प्रणाली में एक्स रक्त वाहिका होती हैं। मानव संचार प्रणाली में एक्स रक्त वाहिका होती हैं और जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं और जिसमें बाई दीवारें होती हैं। जेड फेफड़ों से हृदय तक रक्त पहुंचाता है। तो एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड क्या होंगे? धमनियाँ, मोटी या फुफ्फुस सिराएं या नसें, पतली फुफ्फुस सिराएं या नसें, मोटी फुफ्फुस धमनियाँ, या फिर नेक्स्ट है हमारा ये विकल्प धमनियाँ, पतली फुफ्फुस धमनियाँ। देखिए इसमें एक्स वाई जेड का मतलब स्पष्ट किया गया है। एक्स रक्त वाहिकाएं जिसके द्वारा रक्त शरीर के प्रत्येक भाग में या अंग में पहुंचाया जाता है। तो ये तो हमारी नसें होंगी। नसों के द्वारा ही क्या है, ब्लड इधर से उधर चलता रहता है। फिर है नेक्स्ट जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, ठीक है। फिर बाई दीवारें हैं तो पतली फुफ्फुस, ठीक है। फिर जेड हृदय से, जेड फेफड़ों से हृदय तक रक्त पहुंचाता है। तो ये फुफ्फुस सिराएं, ये पतली नसें और फुफ्फुस सिराएं। तो हमारा इसका विकल्प बी सही रहेगा आंसर। नेक्स्ट है 71। मैं मानव शरीर को आकार प्रदान करता हूं। मैं मानव शरीर को आकार प्रदान करता हूं। मैं हृदय, मस्तिष्क आदि जैसे नाजुक हिस्सों की रक्षा करता हूं। मैं हूं। तो ये तो सिंपल सी बात है, कार्टिलेज नहीं होगा। हड्डी, कंकाल, मांसपेशियां। देखिए एक हड्डी और ये अनेक हड्डी, ठीक है। एक और अनेक, ठीक है। और ये मांसपेशियां, मांसपेशियां तो किसी की रक्षा नहीं करती हैं, ठीक है। कंकाल हमारे पूरे शरीर में हड्डियों से बना हुआ होता है और एकमात्र हड्डी होती है जो मस्तिष्क, हृदय, अन्य पूरे शरीर में ही जहां जहां आवश्यकता है वहां सभी जगह शरीर की रक्षा करते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा डी, बी, हड्डी। यह मस्तिष्क आदि नाजुक हिस्सों की रक्षा करती है। माइंड पूरे मस्तिष्क की रक्षा, हृदय की रक्षा, अन्य ऐसे भाग होते हैं जहां आवश्यकता होती है वहां रक्षा करती है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प छांटिए। अभिकथन है मुर्गी अंडे देती है और चूहे लगभग 3 सप्ताह में निकलते हैं। मुर्गी अंडे देती है और चूहे लगभग 3 सप्ताह में निकलते हैं। कारण है आंतरिक निषेचन मुर्गियों में होता है। ए और आर, ए सही और आर गलत है।
या फिर आर सही और लेकिन ए गलत है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, या फिर दोनों ए आर सही है, ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। तो इसमें अभिकथन है ए मुर्गी अंडे देती है और चूहे लगभग 3 सप्ताह में निकलते हैं। चलो ठीक है। आंतरिक निषेचन मुर्गियों में होता है, तो ये यहाँ पे ए और आर दोनों है तो सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या है? आर ए की, जो आर है हमारा, वो ए की व्याख्या सही नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम की अवशोषण की दर कम हो जाती है। किस विटामिन की कमी से भोजन की कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, या नेक्स्ट विटामिन के। तो क्या है? कैल्शियम, देखिए शरीर में हड्डी में कैल्शियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। तो विटामिन डी है हमारा ये, जो जिसकी कमी से अवशोषण की दर कम हो जाती है कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे बाष्पोत्सर्जन नहीं होते हैं? तैरती पत्तियों वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे बाष्पोत्सर्जन नहीं दिखाते हैं? तैरती पत्तियों वाले, या फिर जलमग्न पौधे, या पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले, या फिर रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। तो हमारा यहाँ पे जलमग्न पौधे हैं जो बाष्पोत्सर्जन नहीं दिखाते हैं। आंसर हमारा बी है। पहाड़ों में उगने वाले, वहां पे तो जल ही नहीं है, क्या हुआ? रेगिस्तान में रहने वाले, वहां पे भी जल नहीं। तैरती पत्तियों वाले जलीय पौधे, इसमें भी नहीं हुआ। तो हमारा बाष्पोत्सर्जन नहीं दिखाते हैं, जलमग्न पौधे होते हैं, यानी जल के अंदर रहते हैं, तो उसमें बाष्पोत्सर्जन नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में बताया है 74 के बारे में। क्या है? 1 मिनट देख लें। जलमग्न पौधे पत्ती की सतह पर कोई रंध्र मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि इन पौधों को गैसीय विनिमय के लिए स्टोमेटा छिद्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय पत्ती की सतह के माध्यम से प्रसार द्वारा गैसीय विनिमय किया जा सकता है। यह देखा गया है कि जलीय पौधे में छल्ली संरचना नहीं होती है, और झिल्ली संरचना का मुख्य कारण बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अतिरिक्त पानी को रोकना होता है। क्योंकि रंध्र और बाष्पोत्सर्जन नहीं है, इसलिए छल्ली परत अतिरिक्त रूप से अनुपस्थित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान सेट प्रतिनिधित्व है? 75। पावर हाउस ऑफ सेल कोशिका झिल्ली, या स्टोर हाउस ऑफ सेल नाभिक, या फिर इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, या गेट कीपर ऑफ सेल क्लोरोप्लास्ट रसधानी। विकल्प ऊपर नहीं दिख रहा है। पावर हाउस सेल ऑफ कोशिका झिल्ली, देखिए पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल तो हो गया आपका पावर हाउस ऑफ सेल
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद होगा बी, स्टोर हाउस ऑफ सेल, रसधानी, ये वाला इससे और ये वाला हो गया हमारा इससे। अब दो बचे। नेक्स्ट है सी, इंफॉर्मेशन सेंटर, ये वाला होगा हमारा नाभिक से। अब बचा क्लोरोफिल, ये तो क्लोरोप्लास्ट राजधानी इसमें हो। अब जो गेट कीपर ऑफ सेल है डी वाला, ये इससे होगा, सॉरी ऊपर वाले से, कोशिका झिल्ली से। आंसर हमारा होगा ए थर्ड, ए थर्ड, तो ये तो नहीं है। V4, B3, V4, B4, तो फिर ये नहीं है, B4 ये वाला है, V4C D1। आंसर हमारा ये होगा, ये भी नहीं है और ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। ये बताया गया है पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर स्टोर हाउस ऑफ सेल रसदानी, इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ सेल नाभिक और गेट कीपर ऑफ कोश की झिल्ली। तो इसका हमारा आंसर बी वाला ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है, कम वर्षा और बहुत तेज हवा वाले क्षेत्रों के लिए सिंचाई उपयुक्त विधि है। कम वर्षा यानी जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, तेज हवाओं के साथ तेज हवाएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं, उनके लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? ड्रिप सिंचाई है, छिड़काव सिंचाई है, कुंड सिंचाई है, समुच्च सिंचाई है। तो जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है तो वहाँ पे पानी की तो वैसे भी कमी रहेगी, तो फिर ड्रिप सिंचाई एक ऐसी सिंचाई है जिससे छिड़काव सिंचाई है। और ड्रिप सिंचाई जो पाइपलाइन द्वारा छोटी छोटी बूंदें पेड़ों के निचले जड़ों में पहुंचाई जाती है, उसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। यही सबसे उपयुक्त विधि है, यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुरूप दर्शक क्लाइडोस्कोप किसके सिद्धांत पर आधारित है? बहुरूप दर्शक क्लाइडोस्कोप किसके सिद्धांत पर आधारित है? दो समतल दर्पणों से प्रकाश का परिवर्तन एक दूसरे के समांतर होता है। तीन झुके हुए समतल दर्पणों से बहुपरिवर्तन, या फिर एक दर्पण एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित समतल दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन, दो झुके हुए समतल दर्पणों पर प्रकाश का परावर्तन। तो कौन सा आंसर होगा इसमें फ्रेंड? तीन झुके हुए दो समतल दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित, ये तो नहीं होगा। तीन झुके हुए समतल दर्पणों से बहुपरिवर्तन, यही हमारा आंसर है। एक दूसरे के लंबवत स्थित, ये भी नहीं है। दो झुके हुए समतल, ये तो करेगा। नेक्स्ट है, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप का उपयोग किया जा सकता है? चुंबक होती है, ठीक है,
इसमें दो भाग होते हैं, चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी। तो दोनों की पहचान करने के लिए क्रियाकलाप का उपयोग किया जा सकता है। कौन? चुंबक के लोहे के टुकड़ों को पास ले जाना, चुंबक को अत्यधिक लोहे भरण से डुबाना, चुंबक को दूसरे चुंबक के निकट लाना, चुंबक के बीच स्वतंत्र रूप से निलंबन कराना। देखिए, चुंबक के लोहे के टुकड़े के पास ले जाना, इस चुंबक को कोई भी लोहा का टुकड़ा होता है उसके पास ले जाएं, किधर से भी लगाएं वो तो अपनी ओर आकर्षित ही करेगी चुंबक लोहे के टुकड़े को, तो ये तो नहीं हो सकता। चुंबक को अत्यधिक लोह भरण में डुबाना, इसका भी कोई सेंस नहीं है। चुंबक को दूसरे चुंबक के निकट ले आना, तो चुंबक को दूसरे चुंबक के निकट लाएंगे तो वो तो जैसे उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है तो वो अपने अपने ध्रुव के निकट ही जाएंगे। अब जैसे चुंबक के बीच के स्वतंत्र रूप से निलंबन कराना, तो निलंबन कराने का मतलब है जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, इसमें जैसे ध्रुव होते हैं का इसको तोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव अभी दो रहेंगे, तोड़ने के बाद इसमें दो फिर से बन जाएंगे, तो हमारा क्या है कि इसमें डी आंसर रहेगा। देखिए, एक नजर डालते हैं इस पे। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे चुंबक तोड़ने के बाद हम उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव लगाएंगे तो वो उसे आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिरोध करेगा, और जब उसे हम विपरीत जोड़ेंगे तो वह एक दूसरे को ध्रुव आकर्षित करेंगे। चुंबक की शक्ति ध्रुवों पर सबसे अधिक बीच में कमजोर होती है, यानी जो ध्रुव होते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वहां पर मजबूत है यानी स्ट्रांग होती है और बीच में कमजोर होती है। पृथ्वी चुंबकत, इसे तो जान ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। विक्टर ने इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी और एक निश्चित प्रतिरोध को जोड़ा है। अब वोल्टेज को बदले बिना करंट को नियंत्रित करना चाहता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? धारा नियंत्रण को जोड़कर, या निश्चित प्रतिरोध को हटाकर, या फिर एक निश्चित प्रतिरोध को जोड़कर, या तापमान बदलने से। तो नीचे से चलते हैं। तापमान बदलने से इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक निश्चित प्रतिरोधक को जोड़कर, ये भी नहीं है कोई। निश्चित प्रतिरोधक को हटाने से भी बात नहीं बनेगी। धारा नियंत्रण को जोड़कर हम, यानी धारा नियंत्रण मतलब उसे कंट्रोलर जोड़ेंगे तो उससे क्या है कि अब वोल्टेज को बिना करंट को नियंत्रित करना, वोल्टेज को बदले बिना करंट को नियंत्रण यानी कम ज्यादा उसमें प्रवाहित कर सकता है। तो आंसर हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा विकल्प अभिकथन है, आकाश दिन में नीला तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आकाश का रंग केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। सही, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। दोनों ही असत्य हैं, ए और आर। देखिए, आकाश दिन में नीला तथा सुबह शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, वो तो दिखाई देता ही है। आकाश का रंग केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, तो इसमें हमारे कथन दोनों सही हैं और ए जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो हमारा आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान को पूछताछ के कारण में
पूछताछ के रूप में दर्शाता है। इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे साइंस पेडोलॉजी और 15 क्वेश्चन रहेंगे साइंस से, कंटेंट से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान को पूछताछ के रूप में दर्शाता है? चार जानवरों के चित्र में एक स्तनपायी की पहचान, या पता करें कि क्या घन गर्म और ठंडे पानी से समान दर से पिघलते हैं। तापमान मापने के लिए विभिन्न इकाइयों को सूचीबद्ध करें, या उन कारकों का अन्वेषण करें जो तल पदार्थों में वस्तुओं के तैरने या डूबने का निर्धारण करते हैं। तो आंसर इसमें रहेगा आपका, देखिए चार जानवरों में एक स्तनपायी, चार जानवरों के चित्र में एक स्तनपायी की पहचान करना, उससे तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा आंसर से आउट है। पता करें कि क्या घन गर्म और ठंडे पानी में समान दर से पिघलते हैं। हाँ, दो तरह का पानी लें, गर्म और ठंडा, और फिर दोनों में एक घन को डालें तो पिघलने की दर रहेगी दोनों की वो समान रहेगी या कम ज्यादा रहेगी। तो ये तो साइंस में, विज्ञान की पूछताछ में आ ही जाएगा। तापमान मापने की विविध इकाइयों को सूचीबद्ध करना, ये भी नहीं है, क्रियाकलाप में नहीं आएगा ये। उन कारकों का अन्वेषण करें जो तरल पदार्थों में वस्तुओं को तैरने या डूबने का निर्धारण करता है। तो हमारा बी और डी कहाँ पे है? आंसर नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक ने छात्रों से विभिन्न भौतिक परिस्थितियों में विभिन्न पौधों के बीजों के अंकुरण की जांच के लिए कहा और प्रक्रिया के दौरान उनसे कई प्रश्न पूछे। तो संबंधित प्रसंस्करण कौशल के साथ प्रश्नों का मिलान करें जो वे विकसित करना चाहते हैं। तो विच प्लांट इज, थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला। Which plant studer the one left is sun on the one left is in shade? ये हमें मैच करना है, कौशल के प्रश्नों का मिलान करें। Why do you think some seeds are growing? How many seeds of each kind are growing? देखिए, which plant is studere the some one left is son of the, ये आपका ओवर से। Why do you think some seeds are growing? P first hypothesis. How many seeds are each kind as growing? Classify. आंसर नंबर आपका रहेगा यहाँ पे पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, यानी C3। तो हमारा आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है? आप बिजली का उपयोग कैसे करते हैं? आप बिजली का उपयोग कैसे करते हैं? तांबे का उपयोग बिजली ले जाने के लिए, तार बनाने के लिए क्यों किया जाता है? यानी तांबे का उपयोग बिजली प्रवाहित करने के लिए, तार बनाने के लिए क्यों किया जाता है? उत्तर दिए गए प्रश्नों की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ए ओपन एंडेड और बी क्लोज्ड है।
ए क्लोज एंडेड और बी ओपन एंडेड है, और बी ए क्लोज एंडेड और बी ओपन एंडेड है। देखिए यहीं से पता करते हैं आप बिजली का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, या किस तरीके से किन किन चीजों को चलाने के लिए, या क्या क्या उपकरण आप चला सकते हैं। कहने का मतलब बिजली का, लाइट का आप प्रयोग किस तरीके से करते हैं, किस किस में करते हैं। तो आप लाइट का प्रयोग तो घर में सभी के अत्यंत उपकरण हैं लाइट चलाने के लिए, कुछ भी जैसे बोलते हैं इस्त्री का प्रेस करने के लिए, या फिर लाइट टीवी वगैरह है, रेफ्रिजरेटर है, हम अनेक चीज बता सकते हैं कि हम लाइट का प्रयोग ऐसे करते हैं। परंतु तांबे का उपयोग बिजली ले जाने के लिए, तार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो इसका तो हम एक ही आंसर है कि तांबे एक मतलब जो लाइट का यानी करंट का अच्छा चालक है, इस वजह से तांबे का प्रयोग करते हैं। तो इसका तो एक ही रहेगा, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ओपन एंडेड है, इसके एक से अत्यधिक जवाब दिए जा सकते हैं, और इसका एक ही जवाब है क्योंकि वह लाइट करंट का अच्छा चालक होने की वजह से तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। तो हमारा ए ओपन एंडेड है और बी क्लोज एंडेड है, तो हमारा आंसर ए ही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके एक से अधिक आंसर दिए जा सकते हैं उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, और जिसका एक ही आंसर रहता है उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान में कक्षा जांच के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय अभ्यास है। छात्रों द्वारा सही परिणाम प्रदर्शित करने पर जोर देना, ऐसा कार्य सौंपना जिसके परिष्कृत गैजेट की आवश्यकता होती है, छात्रों को आसपास में त्रुटि के संभावित स्रोतों पर चर्चा करने की अनुमति देना। नेक्स्ट है, निर्धारित चरणों और आवश्यकता सामग्री के संदर्भ में पाठ्य पुस्तक का सख्ती से पालन करना। देखिए सख्ती ये तो ठीक नहीं है, यहाँ पे छात्रों द्वारा सही परिणाम प्रदर्शित करने पर जोर देना, जोर भी नहीं दे सकते हैं। ऐसे कार्य सौंपना जिसके लिए परिष्कृत गैजेट की आवश्यकता होना, ये भी नहीं। छात्रों को आपस में त्रुटि संभावित स्रोतों पर चर्चा करने की अनुमति होती है। जब तक गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। नेक्स्ट है हमारा, छात्रों के ऊर्जा संरक्षण क्या है। छात्रों के ऊर्जा संरक्षण व्यवहार का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी। प्रश्नावली का प्रशासन करना और प्राप्तांकों का विश्लेषण करना, या उस कक्षा को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का साक्षात्कार लेना, या फिर छात्रों का अवलोकन करना और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड बनाए रखना। छात्रों को ऊर्जा संरक्षण एक निबंध लिखने के लिए कहना, ये तो नहीं रहेगा। अब रह गए 3, प्रश्नावली का प्रशासन करना और प्राप्तांकों का विश्लेषण तो करना ही नहीं। उस कक्षा को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का साक्षात्कार लेना, शिक्षकों से क्या मतलब है। छात्रों का अवलोकन करना और उपाख्यात्मक रिकॉर्ड बनाए रखना, हमारा आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं। 86 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान का उद्देश्य निम्नलिखित को छोड़कर सभी को संबोधित करना होता है। यानी किसको छोड़कर सबको संबोधित करना होता है। समानता प्राप्त करना, आविष्कार को प्रोत्साहित करना, परीक्षा में छात्रों के अंकों में सुधार, या परीक्षा प्रणाली में सुधारों को प्रोत्साहित करना। अंकों से हमें कोई लेना देना नहीं है, आंसर हमारा यही है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान पाठ्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित को छोड़कर सभी को संबोधित करना होना चाहिए। समानता प्राप्त करना, आविष्कार
को प्रोत्साहित करना, परीक्षा में छात्रों के अंकों में सुधार, इसे ही छोड़कर और सब कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक अवधारणाओं के अधिग्रहण में भाषा की भूमिका के बारे में हमारी समझ को व्यक्त करता है? रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द विज्ञान में विशिष्ट अर्थ रखते हैं। वैज्ञानिक शब्दों का अर्थ प्राप्त होता है और छात्रों द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। शिक्षार्थियों का शिक्षा के भाषा में दक्षता में से स्वतंत्र होकर विज्ञान में प्रदर्शन। भाषा एक दिशाहीन प्रक्रिया है जो वक्त से श्रोता तक ले जाती है। देखिए, भाषा का प्रयोग हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी बात दूसरे तक कोई पहुंचाने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को विज्ञान में विशिष्ट अर्थ दे रखते हैं। आंसर नंबर ए ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण बाकी से पहले एक पूछताछ उन्मुख कक्षा में होगा जिससे आर्किमिडीज के सिद्धांत को पेश किया जाता है? छात्रों को आर्किमिडीज के सिद्धांत का स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या प्रदान करना, या ध्यान से चयनित सामग्री के छात्रों को तैयार करने और डूबने की गतिविधियों में शामिल करना, विभिन्न द्रवों में डुबाने पर वस्तुओं के भार से स्पष्ट कमी प्रदर्शित करना, या फिर घनत्व और उत्प्लावन बल की अवधारणाओं को विस्तारित से समझना। एक बार प्रश्न फिर रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण बाकी से पहले एक पूछताछ उन्मुख कक्षा में होगा जिसे आर्किमिडीज के सिद्धांत में प्रस्तुत किया जाता है? छात्रों को आर्किमिडीज के सिद्धांत को स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या, ये तो व्याख्या का कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान से चयनित सामग्री के साथ छात्रों को तैरने और डूबने की गतिविधियों में शामिल करना। यहाँ पे तो गतिविधियां हैं, यही होगा मेरे अनुमान से। विभिन्न द्रवों में डूबने पर वस्तुओं के भार को स्पष्ट, ये तो नहीं। फिर घनत्व और उत्प्लावन, ये भी नहीं। आंसर यही है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं 89। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताया गया है, 1 मिनट। यहाँ आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहा गया है कि किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लवन चाहे पूरी तरह से हो या पूरी तरह से या आंशिक रूप से पिंड द्वारा स्थापित द्रव के वजन के बराबर होता है। यहाँ छात्रों को ध्यान से चयनित सामग्री के साथ तैरने और डूबने की गतिविधियों में शामिल करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि यह छात्रों को डूबने और तैरने वाली गतिविधियों में शामिल होकर विभिन्न वस्तुओं के घनत्व की तुलना करने का अवसर देता है। हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि हमारा आंसर यहाँ से यहीं मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न ध्वनि विषय के सिद्धांत। क्वेश्चन है, ध्वनि विषय के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा अभिकथन है, शिक्षक को छात्र विभिन्न प्रकार के कंपन करने वाले पिंडों से परिचित कराना। विज्ञान के शिक्षण अधिगम में प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है। शिक्षक को, कथन है, द्वारा पढ़ते हैं। शिक्षक को छात्र को विभिन्न प्रकार के कंपन करने वाले पिंडों से परिचित कराना। चलो ठीक। विज्ञान के शिक्षण अधिगम में प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है। तो ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है। तो आंसर होगा दोनों ए और आर सही है और ए आ किया, क्योंकि हमारा
आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो आंसर हमारा यही होगा, और तो नीचे के नहीं है। देखिए जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है, ऐसे 30 क्वेश्चन बराबर आते रहेंगे डेली, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। टारगेट विस्टडी नाम से चैनल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।